नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो आज का जो विषय है इसमें कि राजस्थान सीईटी का जो विगत वर्ष में पेपर हुआ था ग्रेजुएशन लेवल का, तो उसका जो हमारा अंतिम पेपर आज का ये है। इससे पहले हम जो है 3 पेपर जो है शारदा एजुकेशन के चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। और इसके अलग से प्ले लिस्ट बना दी जाएगी जो लास्ट ईयर सीईटी स्नातक लेवल पेपर जो है उसके लिए। तो आज हमारा अंतिम पेपर है पेपर नंबर 4। तो इसकी बात करते हैं, हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस देखते हैं। हम आप भी जो है इसको देखते हुए चलेंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें, तो पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कि किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। अवध जो है, अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। 1852 में, 1899 में, 1766 और 1856। तो इसमें जो एक डी नंबर हम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 1856 जो उसमें अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था। तो इसमें डी ऑप्शन आप करेक्ट हो जाएगा 1 नंबर में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें एक तरफ क्रांतिकारी राजस्थान है, जो क्रांतिकारी उनके नाम दिए गए हैं, जबकि उनको कौन सी जेल में रखा गया था, सामने उसका नाम दिया गया है। तो पहला ऑप्शन में आपको दिया गया है विजय सिंह पथिक। दूसरा ऑप्शन में विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल। दूसरा ऑप्शन आपका अर्जुन लाल सेठी वेलूर जेल। तीसरा ऑप्शन आपका केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल। और चौथा ऑप्शन आपका जोरावर सिंह बरेली जेल। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये सही सुमेलित है नहीं, क्योंकि बरेली जेल का संबंध जो है वो प्रताप सिंह बारठ से, न कि जोरावर सिंह से। उसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई थी। आपको बताना है 1947 में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना जो उदयपुर में की गई थी वो उसके द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन अरुणा रॉय, दूसरा ऑप्शन इंदुमती गोयनका, दुर्गावती देवी और शांता त्रिवेदी। तो 3 नंबर जो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये नंबर 4 एंड डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर में डी ऑप्शन आप करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि जमनालाल बजाज ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी। आपको बताना है जमनालाल बजाज तो थे वो कौन से प्रजामंडल की उन्होंने स्थापना की थी। जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, सीकर प्रजामंडल या मारवाड़ प्रजामंडल। तो 4 नंबर जो इसका करेक्ट आंसर होगा उसमें ए। तो इसमें ए ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन किया था। देशी स्वतंत्रता आंदोलन मतलब ये है कि आपको प्रजामंडल जो आंदोलन है उनको समर्थन कब दिया था। तो पहला ऑप्शन इसमें नागपुर अधिवेशन, दूसरा हरिपुरा अधिवेशन, तीसरा आपका अमृतसर अधिवेशन और डी ऑप्शन लखनऊ अधिवेशन। तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस जो है जो रियासतों के प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन करती है। और राजस्थान में भी लगभग 1938 में लगभग 5 से ज़्यादा जो प्रजामंडल है उनका गठन किया गया। तो इसमें बी ऑप्शन आप करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बताया गया है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था। ब्रिटिश भारत की जो राजधानी जो पहले कलकत्ता थी उसके बाद उसको दिल्ली स्थानांतरित किया गया, उस समय भारत का वायसराय जो कौन था। तो पहला ऑप्शन लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड डफरिन। तो नंबर 6 जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 6 नंबर 6 में जो आप करेक्ट आंसर नंबर सी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जो उस समय भारत के वायसराय थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है कि खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था। खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था। तो ए ऑप्शन आपका गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल, बी ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल और वासुदेव बलवंत फड़के, सी ऑप्शन गांधी जी और विजय सिंह पथिक और साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक। तो 7 नंबर में आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ए जो है इसमें करेक्ट आंसर नंबर 7 में गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि गदर जनरल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। गदर जनरल का पहला जो अंक है किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो पहला ऑप्शन आपका उर्दू, मराठी, पंजाबी और गुजराती। तो 8 नंबर जो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ए, उर्दू भाषा में। तो इसमें ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 8 में।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया। तो पहला ऑप्शन इसमें भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1861 और भारतीय परिषद अधिनियम 1896। तो 9 नंबर उसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से एज ऑफ कंस्टेंस बिल 1891 में पारित हुआ था। तो पहला ऑप्शन इसमें बी एम मालाबारी, बी ऑप्शन इसमें बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन हरिविलास शारदा और डी ऑप्शन महादेव गोविंद रानाडे। तो 10 नंबर में आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर में कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो इसमें आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह पर विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। 1857 क्रांति में विद्रोह के समय जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है उसने किस जगह विद्रोहियों का विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो एक है कोटा, बी ऑप्शन नसीराबाद, आहुआ और एरिनपुरा। तो 11 नंबर तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर नंबर सी ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 और 12 नंबर में आपको बताना है कि अर्ली चौहान डायनेस्टीज़ के लेखक हैं। तो अर्ली चौहान डायनेस्टी लेखक कौन आपको बताना है। तो ऑप्शन ए जी.ए. गियरसन, दशरथ शर्मा, जी.एच. ओझा और जी.एन. शर्मा। तो 12 नंबर में आपका जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्ली चौहान डायनेस्टीज़ के लेखक दशरथ शर्मा हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 कि मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत थे। मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन थे। तो पहला है सुंदरदास जी, गरीबदास जी, लालदास जी और हरिरामदास जी। तो 13 नंबर में जो आपका करेक्ट आंसर नंबर सी, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेवात क्षेत्र में जो जन्म लिया था वो संत थे आपके लालदास जी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 कि इजलास खास का गठन किया गया था। इजलास खास जो है मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट से कहा जाता है। इजलास खास का गठन किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। महाराजा बन्ने सिंह, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा सज्जन सिंह, महाराणा सज्जन सिंह और राजा भगवंत सिंह ने। तो 14 नंबर उसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजलास खास का जो गठन है महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा किया गया था। इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका अगला जो क्वेश्चन है इसमें सुमेलित कीजिए। इनको सुमेलित करना है कौन सी चीज़ कहाँ की प्रसिद्ध है। तो सबसे पहला बादला जो है आपका जोधपुर का प्रसिद्ध है। जिंक और जस्ते की बोतलें होते हैं ये। नमदे जो है टोंक के प्रसिद्ध है। खेसले लेटा जालोर की प्रसिद्ध है और पाव रजा आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। तो 15 नंबर जो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका कि मारवाड़ के शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। आपको बताना है कि मारवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। पहला ऑप्शन आपका उदय सिंह, अजीत सिंह, राव चंद्रसेन और चौथा राव अमर सिंह। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रसेन जो है उन्होंने आजीवन जो है मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसलिए इन्हें प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है सीताराम लालस का संबंध रहा है। सीताराम लालस जो है उनका संबंध किस चीज़ से रहा है हमको बताना है। राजस्थानी नृत्यों से, राजस्थानी शब्दकोश से, राजस्थानी लोक जीवन से और राजस्थानी लोक कला से। तो 17 नंबर जो उसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीताराम लालस जो उन्होंने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया था। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है कि जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है। तो पहला ऑप्शन इसमें लटियाल माता, तनौटिया माता, आवरी माता और स्वांगिया माता। तो 18 नंबर जो उसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा 18 में वो होगा डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर में जैसलमेर के भाटी राजवंश जो कुलदेवी है वो स्वांगिया माता है। और स्वांगिया माता जो है उनका जो मंदिर है वो भादरिया जैसलमेर में है। और भादरिया में जो है राजस्थान का प्रथम भूमिगत पुस्तकालय भी बनाया गया है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है कि बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे। बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे। पहला है महाराव राजा राम सिंह, दूसरा महाराव राजा बहादुर सिंह, महाराव राजा रघुवीर सिंह और महाराव राजा ईश्वरी
सिंह। तो 19 नंबर जो इसमें आप करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। बी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, महाराव राजा बहादुर सिंह। तो 19 नंबर में बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताना है कि हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है बांसवाड़ा, दूसरा ऑप्शन आपका उदयपुर, तीसरा आपका जयपुर और चौथा अलवर में। तो 20 नंबर में आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जयपुर। तो 20 नंबर में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका 21 में आपसे पूछा गया कि बेगती या फिर कई जगह लिखना बेंगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है। तो बेंगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है। पहला ऑप्शन आपका तल्लीनाथ जी, दूसरा ऑप्शन आपका अड़बू जी, तीसरा ऑप्शन आपका मल्लीनाथ जी और चौथा ऑप्शन आपका पाबू जी। तो इसमें बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़बू जी। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बताना है कि गुरुद्वारा बुद्ध जोड़ या बुड्ढा जोड़ राजस्थान किस जिले में अवस्थित है। तो 22 नंबर में आपको बताना है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन आपका जयपुर, श्रीगंगानगर, अजमेर और कोटा। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ जो आपका है श्री गंगानगर में स्थित है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23। भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाया जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका तहनीसा, दूसरा ऑप्शन आपका मांडना, तीसरा ऑप्शन आपका फड़ और चौथा आपका भराड़ी। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, भराड़ी। भराड़ी जो है वो भीलों की विवाह की देवी मानी जाती है। तो इनका इसका जो चित्र है वो दीवार बनाया जाता है, उसे भराड़ी कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया आपका। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बताना है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्नलिखित में किसका स्मारक बना हुआ है। तो आपको बताना है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है। तो पहला ऑप्शन आपका जयमल राठौड़, दूसरा ऑप्शन आपका पत्ता सिसोदिया, कल्ला राठौड़ या रावत बाघ सिंह। तो 24 जो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रावत बाघ सिंह का जो है स्मारक बना हुआ है। तो इसमें कौन सा होगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन नंबर 25 जो इसमें पूछा गया है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें एक तरफ जो है लेखक दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो आपका जो पुस्तकें हैं या ग्रंथ हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो इसमें जो है 25 नंबर क्वेश्चन आपका, और इसमें जो आंसर है सही होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ए जो है उसमें 2 है, गोविंद जो है उसकी पुस्तक है द्वार दीपिका। बी जो है उसमें 3 हो जाएगा, तो नाथा की पुस्तक है वास्तु मंजरी। सी में 1 है, मंडन जो पुस्तक है देवमूर्ति प्रकरण। और कुंभा की जो पुस्तक है संगीत राज, जो कि 5 भागों में बटी हुई है। तो 25 नंबर जो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बताया गया है कि लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग लिया जाता है। तो लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में जो कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। तो 26 जो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर होगा, जंतर वाद्य यंत्र। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है वो क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन इसमें स्वांग, दूसरा ख्याल, तीसरा टूटिया और चौथा रम्मत। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टूटिया। क्या कहलाता है वो, टूटिया कहलाता है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 27 में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका, और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे 28 नंबर में कि सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी। तो सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी आपको बताना है। पहला ऑप्शन बाल भारत सभा, दूसरा ऑप्शन देश हितैषणी सभा, सी ऑप्शन सर्वहितकारी सभा और डी ऑप्शन परोपकारी सभा। तो 28 जो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका है सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1907 में स्वामी गोपाल दास ने जो चूरू में सभा की स्थापना की थी वो सर्वहितकारी सभा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29। और 29 में आपसे पूछा गया है, तो 29 में आपसे जो पूछा गया है वो आपको बताना है कि कवि एवं चित्रकार नागरिक दास के रूप में कौन प्रसिद्ध था। तो पहला ऑप्शन इसमें कृष्णदेव,
दूसरा ऑप्शन इसमें सावंत सिंह, तीसरा ऑप्शन आपका वृंदावन दास और चौथा ऑप्शन राणा कुंभा। तो 29 जो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवि और चित्रकार के रूप में जो राजा सावंत सिंह जो वो प्रसिद्ध थे, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया आपका। इसके बाद में अगला आपका क्वेश्चन नंबर 30, और इसमें पूछा गया है कि जयदयाल सोनी और चेतराम सोनी संबंधित है, कि जयदयाल सोनी और चेतराम सोनी जो है कैसे संबंधित है। पहला ऑप्शन आपका तुर्रा कलंगी ख्याल, दूसरा ऑप्शन आपका जयपुरी ख्याल, शेखावटी ख्याल या हेला ख्याल। तो 30 नंबर में आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर में कौन सा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तुर्रा कलंगी ख्याल। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 31, और इसमें पूछा गया कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है। कृपाल सिंह शेखावत का जो संबंध है वो किस कला से आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन इसमें थेवा कला, दूसरा ऑप्शन कुंदन कला, तीसरा ऑप्शन आपका टेराकोटा और चौथा ऑप्शन आपका ब्लू पॉटरी। तो 31 में जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन ब्लू पॉटरी। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 32, और इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध, एक में युद्ध दे रखा है, एक तरफ वर्ष दिया है, तो सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युद्ध कौन से वर्ष हुआ था वो सुमेलित है या नहीं आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन खातोल युद्ध 1517 में, खानव युद्ध जो है 1527 में, अरमाड़ा जो युद्ध 1557 और शामिल युद्ध 1562। तो 32 नंबर जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें सी ऑप्शन वो सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। पहला ऑप्शन इसका बालाथल, गणेश्वर, बैराठ या अहड़। तो 33 नंबर में आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर में सी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा बैराठ। सी ऑप्शन में 33 नंबर करेक्ट आंसर होगा इसमें बैराठ से प्राप्त हुई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 34, और क्वेश्चन नंबर 34 में आपको बताना है कि फुतुहात ए आलमगिरी के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन इसमें फिरोज शाह तुगलक, दूसरा ऑप्शन आपका ईश्वरदास नागर, औरंगजेब या दारा शिकोह। तो 34 इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ईश्वरदास। तो फुतुहात ए आलमगिरी के लेखक कौन है, ईश्वरदास नागर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 35, और क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसके द्वारा की। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की जो स्थापना राजस्थान में किसके द्वारा की गई थी। सवाई यसिंह, सवाई राम सिंह सेकंड, मिर्जा राजा प्रथम और मिर्जा राजा जिया सिंह। तो 35 जो उसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन 36 कि पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगता है। तो पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं उनसे मानसून जो है कौन से महीनों में पीछे हटने लगता है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन इसमें मध्य जुलाई में, दूसरा ऑप्शन आपका मध्य अक्टूबर में, तीसरा ऑप्शन मध्य सितंबर में और चौथा ऑप्शन आपका दिसंबर में। 36 जो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य सितंबर से पीछे हटने लग जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको बताना है कि भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं होकर गुजरता है। तो भारत का जो प्रधान देशांतर है कौन से राज्य से नहीं गुजरता है आपको बताना। तो पहला यूपी, उत्तर प्रदेश, दूसरा एमपी मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा तमिलनाडु। तो 37 जो इसमें आपका डी ऑप्शन नहीं है, इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा 37 में डी ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 38, और 38 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ जो मावट होती है उसके अलग अलग स्टेट्स में जो नाम है वो दिए गए हैं और दूसरी तरफ स्टेट दिया गया, तो कौन सा स्टेट जो है सही सुमेलित नहीं खाता है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन मैंगो सावर्स तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन चेरी ब्लॉसम कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन नॉर्वेस्टर पश्चिम बंगाल और बारदोली झीड़ा केरल। तो 38 जो उसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 39, और क्वेश्चन नंबर 39 में आपको बताना है कि कोयला क्षेत्र के पास स्थित लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। कोयला क्षेत्र के पास स्थित लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। पहला ऑप्शन आपका भद्रावती, दूसरा बोकारो, तीसरा जमशेदपुर और चौथा सेलम। तो 39 जो उसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा बी। 39 में कौन सा जगह, बी ऑप्शन बोकारो। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14
सर क्वेश्चन नंबर 40 जो है उसमें पूछा गया आपको 40 नंबर में कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल दिया है और दूसरी तरफ उत्पादक राज्य दिया गया है, तो इसको आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन चावल पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन गेहूँ उत्तर प्रदेश, चाय गुजरात और जूट असम। तो इसमें जो सी ऑप्शन आपका वो गलत हो जाएगा। 40 में सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपका गुजरात जो है वो ना कि चाय के लिए प्रसिद्ध नहीं है, वो बल्कि मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें सी ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका इसमें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 41 नंबर और 41 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि कैलाश श्रृंखला हिस्सा है। जो कैलाश श्रृंखला है वो किसका हिस्सा है, कौन सा हिमालय का हिस्सा है आपको बताना। तो पहला ऑप्शन आपका महाल हिमालय, दूसरा ऑप्शन लघु हिमालय, तीसरा शिवालिक हिमालय और चौथा ट्रांस हिमालय का। तो 41 नंबर जो आपको उसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो कैलाश श्रृंखला है वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, तो इसमें डी ऑप्शन हो गया आपका। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 42 और क्वेश्चन नंबर 42 में आपको बताना है कि धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान, धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है आपको बताना। तो पहला ऑप्शन आपका एमपी, त्रिपुरा, असम और हिमाचल प्रदेश। तो 42 जो इसमें करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा बी। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान जो आपका त्रिपुरा में स्थित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 43 और 43 में आपको बताना है कि सुंदरी और मैग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी और मैग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन आपका अर्धशुष्क वनों में, दूसरा ऑप्शन आपका ज्वारीय वनों में, तीसरा ऑप्शन आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में और डी ऑप्शन आपका मानसूनी वनों में। तो 43 नंबर में आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुंदरी और मैग्रोव वन ज्वारीय वनों में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 44 और इसमें आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के बालघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ जिले निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के बालघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ जिले जो हैं वो किस खनिज हेतु जाने जाती हैं आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका तांबा, मैग्नीज, अभ्रक और बॉक्साइट। तो 44 नंबर जो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमपी के जो बालघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ जिले हैं वो जो मैग्नीज है उसकी खनिज के लिए जाने जाते हैं, उसके उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन हो गया आपका। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 45 और क्वेश्चन नंबर 45 जो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ झील है, दूसरी तरफ राज्य, कौन सी झील यहाँ पर उपस्थित नहीं है आपको बताना। तो लोनार महाराष्ट्र में, चिल्का उड़ीसा, पुलिकट कर्नाटक और भीमताल उत्तराखंड। जो 45 में आपका जो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। पुलिकट कहाँ है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया 45 में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46 इसमें आपको बताना है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या 10 की वृद्धि दर कितनी है। तो राजस्थान में जो 2011 जनगणना है उसके अनुसार राजस्थान की जो वृद्धि दर है वो कितनी प्रतिशत है आपको बतानी है। तो पहला ऑप्शन आपका 32.97, दूसरा ऑप्शन 28.44, तीसरा ऑप्शन आपका 28.41 और चौथा 21.31%। तो 46 जो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की 10 की वृद्धि दर 2011 के अनुसार वो 21.31% है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 47 में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ लिफ्ट नहर है, दूसरी तरफ लाभान्वित जिला है। तो कौन सा जो जिला है वो कौन सी लिफ्ट नहर से लाभान्वित नहीं है, वो सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो कुंवर सेन लिफ्ट नहर जो कि आपकी गंगानगर बीकानेर, दूसरा आपका कुंभाराम आर्या जैसलमेर बाड़मेर, डॉक्टर करणी बीकानेर और जोधपुर और जयनारायण व्यास जैसलमेर और जोधपुर। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है जो है, एक तरफ ये नहरों के नाम है, दूसरी तरफ लिफ्ट नहरों के नाम है और दूसरी तरफ आपके जिले दिए गए हैं। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो 47 जो इसमें आपका बी ऑप्शन है सही सुमेलित नहीं है। बी ऑप्शन जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है, बाकी जो है ये सभी जो है सही सुमेलित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बालों का स्तूप प्रचलित पवनों की दिशा के समांतर विकसित होते हैं। कौन से ऐसी बालों के स्तूप है जो पवनों की दिशा के समांतर जो हैं वो विकसित होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका सीफ, दूसरा पैराबोलिक, बरखान या अनुप्रस्थ। 48 में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 48 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सीफ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49
कि काला गुमान और तिखी क्षेत्र काला गुमान और तिखी क्षेत्र उत्पादन हेतु जाने जाते हैं। कौन से खनिज के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन आपका गार्नेट, दूसरा पन्ना, तीसरा कैल्साइट और चौथा घिया पत्थर। तो 49 में आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। काला गुमान और तिक्की क्षेत्र जो है राजस्थान के प्रतापगढ़ में स्थित है और ये जो है पन्ना के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा गया है कि राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर स्थित है, यानी उल्कापिंड से निर्मित जो आपकी झील है वो कौन सी आपको बताना है। रामगढ़ बारा, रामगढ़ अलवर, रामगढ़ झुंझुनू, रामगढ़ सीकर। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर में कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 51, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य दिया गया है, दूसरी तरफ जिला। तो पहला ऑप्शन सोरसिन बारा, दूसरा ऑप्शन वन विहार धौलपुर, तीसरा बंद बारिठा भरतपुर और अगला है कोई केसर बाग उदयपुर। तो 51 जो है इसमें डी ऑप्शन जो है सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका 51 में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको बताना है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर, झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल है। तो पहला ऑप्शन आपका BWHW, दूसरा ऑप्शन आपका BSHW, तीसरा ऑप्शन आपका BWKW और BSKW। तो 52 जो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जगह बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें BSHW। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 53 और क्वेश्चन नंबर 53 जो है इसमें कि राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राजस्थान की चोटियाँ दी गई है, उनको आपको जो अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो 53 जो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 54 और क्वेश्चन नंबर 54 में आपको बताना है कि मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में असामान्य वर्षा हुई है। 2021 में इन सामान्य से 60% ज़्यादा जो वर्षा हुई है। तो आपको बताना है पहला ऑप्शन आपका बांसवाड़ा, दूसरा सीकर, चूरू या बाड़मेर। तो 54 जो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सामान्य से 60% ज़्यादा वर्षा दर्ज की कहाँ पे, चूरू में। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका कि अल्फी सोल्स मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपको जो बताया जा रहा है कि अल्फी सोल्स जो मृदा है वो कहाँ पर पाई जाती है। पहला ऑप्शन आपका जयपुर, दौसा, अलवर, दूसरा ऑप्शन आपका कोटा, बूंदी, बारा बूंदी में, या फिर सुरोई पाली में, या फिर जैसलमेर बाड़मेर में। तो 55 नंबर जो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अल्फी सोल्स जो मृदा है आपकी जयपुर, दौसा, अलवर में पाई जाती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 56 कि निम्न में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है। पहला ऑप्शन आपका सिरोही, उदयपुर, करौली या बारा। तो 56 जो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 56 में कौन सा करेक्ट हो गया? सबसे ज़्यादा आरक्षित जो वन हमारे यहाँ पे हैं वो आपके हैं उदयपुर में। कहाँ पे हैं? उदयपुर में। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 57, दोहद येलो क्या है? दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? दोहद येलो जो है किस फसल की उन्नत किस्म है, आपको बताना है। तो 50 इसमें गन्ना, चना, गेहूं या मूंगफली। 57 जो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी चना। तो दोहद येलो जो है आपकी चने की उन्नत किस्म है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में आपको बताना है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया जाता है। यानी कि इसमें पूछा गया है कि जो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत से सबसे कम पाया जाता है। पहला ऑप्शन बीकानेर और अजमेर, दूसरा ऑप्शन नागौर, चूरू, तीसरा ऑप्शन बीकानेर, नागौर और चौथा ऑप्शन चूरू और गंगानगर। तो 58 जो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, बीकानेर और नागौर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 59।
कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक है। अधिकतम फेल्सपार का जो उत्पादक कौन जिला करता है? तो पहला ऑप्शन आपका अजमेर, दूसरा ऑप्शन आपका नागौर, तीसरा ऑप्शन आपका पाली और चौथा राजसमंद। 59 जो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अजमेर, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अजमेर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में आपको बताना है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन जो है अध्यारोपित नदी का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका घग्गर, माही, बनास और जाखम। तो इसमें 60 जो है इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 60 में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 61 और क्वेश्चन नंबर 61 में आपको बताना है कि कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ ले। तो पहला कथन जो इसमें दिया गया है कि राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि जीसी कासलीवाल राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता बने। जीसी कासलीवाल राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता बने। अब इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है केवल एक नंबर कथन सही है, दूसरा केवल 2 सही है, एक व दोनों सही है, या फिर दोनों गलत है। तो 61 जो इसमें आपको सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें दोनों जो ऑप्शन वो करेक्ट, एक व दो दोनों करेक्ट है। इसके बाद में अगला आप क्वेश्चन नंबर 62 और क्वेश्चन नंबर 62 जो इसमें आपको बताना है कि राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद तक पर बना रह सकता है। तो पहला ऑप्शन 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या फिर 12 महीने। तो 62 नंबर में जो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर में कोई व्यक्ति जो है बिना सदस्य रहे वो 6 माह तक मंत्री बने रह सकता है। उसके बाद में उसको कहीं से भी जो है चुनाव जीत के आना पड़ेगा, कोई सी भी सीट से। इसके बाद में अगला आप क्वेश्चन 63 नंबर कि आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपातकालीन प्रावधानों के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के आधार पर ही लाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अधिकतम 3 वर्षों तक लागू रह सकता है। अगला ऑप्शन राष्ट्रपति शासन राजस्थान राज्य में 4 बार लागू रहा है। इसके बाद में अगला ऑप्शन डी ऑप्शन 42वें संविधान संशोधन में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। तो 63 में आपका जो सही नहीं है ऑप्शन वो है डी ऑप्शन सही नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 64 कि अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दिया है। अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दिया है? जन सुविधा केंद्र, ग्राम सुविधा केंद्र, ग्राम विकास केंद्र और राजीव गांधी सेवा केंद्र। तो 64 जो उसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 64 में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अलग इसको आप देख लेना, जो वापस से बीजेपी गवर्नमेंट आ चुकी है तो वो पता नहीं वापस इसको अटल सेवा केंद्र के लिए आप इसको अगर क्रॉस चेक कर लेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 65 कि वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है। वर्तमान में जो आपका हाईकोर्ट है उसमें न्यायाधीश संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन आपका 30, दूसरा ऑप्शन आपका 40, तीसरा ऑप्शन आपका 50 और डी ऑप्शन 60। तो 65 नंबर में आपका जो सही हो जाएगा वो है 50। वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश कितने हैं? 50। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया 50। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 66 कि राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कर दी गई है। तो पहला ऑप्शन 3 करोड़, दूसरा ऑप्शन 4 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़। तो 66 जो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको बढ़ा कितना कर दिया गया है? 5 करोड़। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 66 में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका और अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? तो पहला ऑप्शन पटना हाई कोर्ट, दूसरा आपका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, तीसरा गुजरात हाई कोर्ट या जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। तो 67 जो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से पहले वो जम्मू कश्मीर जो उच्च न्यायालय उसके चीफ जस्टिस थे। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 68 और क्वेश्चन नंबर 68 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को चुनिए। कौन सा युग्म जो गलत युग्म है आपको बताना है। एक तरफ जो है
राज्य का नाम दिया गया है। दूसरी तरफ वहाँ की जो विधानसभा सदस्यों की संख्या या फिर विधानसभा सीटों की संख्या वो दी गई है। तो मणिपुर में 60, मेघालय में 50, मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो इसमें जो 68 है उसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मेघालय जो है वो सुमेलित नहीं है। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 69, और क्वेश्चन नंबर 69 में आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कि संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक शामिल है। संविधान का जो भाग 6 है उसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक शामिल है। भाग 6 मुख्य रूप से राज्य सरकार पर केंद्रित है। भाग 6 आगे 6 अध्यायों में विभक्त है। और डी ऑप्शन जो है भाग 7 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो 69 जो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डी जो है वो सुमेलित है, जो गलत कथन है बाकी सब सही है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा इसमें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसमें आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता को उपबंध करता है। तो अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45। तो 70 नंबर इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 44, तो इसमें क्या हो जाएगा 70 में बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके बाद में अगला आपके क्वेश्चन 71 कि भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया था। तो भारत में जो प्रथम बार जब संपत्ति कर जो है कब पेश किया गया था ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन 1991 में, 1948, 1976 और 1957। तो 71 जो आपका है उसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 में डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 1957। इसके बाद में अगला आपका क्वेश्चन नंबर 72, और इसमें आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार वर्ष। राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार वर्ष। तो ए ऑप्शन सीएसओ ने 2004-05 में बदलकर 2011-12 कर दिया है। सीएसओ ने 2005 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया है। आरबीआई ने 1999 से 2000 से बदलकर 2004-05 कर दिया है, या फिर आरबीआई ने 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया है। तो 72 जो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 72 में ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 73, और 73 में आपको बताना है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा थी। जो आपकी 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी जो मूल अवधारणा क्या थी आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। दूसरा ऑप्शन आपका मानव संसाधन विकास। सी ऑप्शन मानव भलाई, और डी ऑप्शन तेज और अधिक समावेशी विकास। तो 73 जो इसमें आपका करेक्ट जो आंसर होगा डी, 73 में डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 में कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है 73 आपका डी ऑप्शन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 74 कि निम्नलिखित में से कौन एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को लागू करने से का सबसे संभावित परिणाम है। यानी निम्नलिखित में से कौन एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई को लागू करने का सबसे अधिक संभावित परिणाम है। तो ए ऑप्शन एफडीआई प्रभाव में भारी वृद्धि होगी। बी ऑप्शन ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट की ज़रूरत नहीं होगी। सी ऑप्शन आपका इसमें गरीबों को सब्सिडी का सीधा हस्तांतरण कारगर होगा, और लगभग 2 दशकों में डिजिटल मुद्रा पूरी तरह से भौतिक मुद्रा की जगह ले लेगी। तो इसमें 74 जो इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा बी, कौन सा होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 75, और क्वेश्चन नंबर 75 में आपको बताना है कि आय की असमानता को मापा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 75 में बताया है कि आय की असमानता को मापा जा सकता है। पहला ऑप्शन आपका लॉरेंज वक्र, 2 नंबर गिनी गुणक, गरीबी रेखा या सापेक्ष गरीबी। तो 75 जो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 में आपको बताना है निम्न में से पीली क्रांति किससे संबंधित नहीं है। पीली क्रांति किससे संबंधित नहीं है आपको बताना है। पहला ऑप्शन तिल, बी ऑप्शन सरसों, सी ऑप्शन चना या खाद्य तेल। तो 76 जो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है उससे संबंधित नहीं है, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है। कृषि आयकर लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा बिहार। तो 77 जो है इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपका इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 78 और इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जो भारतीय संविधान राज्य सूची है उसके अंतर्गत कौन सा आता है? तो स्टाम्प शुल्क, कस्टम शुल्क, लग्जरी टैक्स और मनोरंजन टैक्स। तो 78 तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इसमें जो 3 नंबर और 4 नंबर है लग्जरी और जो मनोरंजन टैक्स है वो आपकी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 79 और क्वेश्चन नंबर 79 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे ई कॉमर्स के 3 चरण नहीं माना जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे ई कॉमर्स के 3 चरण नहीं माना जाता है? तो पहला है पुनर्खोज, संरक्षण, भूमंडलीकरण और व्यावसायीकरण। तो 79 में आपका जो करेक्ट आंसर होगा बी, संरक्षण को नहीं माना जाता है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 80 कि 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी जो कितनी रखी जाए वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा 2021-22 से 2025-26 तक 41% रखी जाए, 2021-22 से 2020-21 से 24-25 तक 42% रखी जाए, 2018-19 से 2022-23 तक 40% रखी जाए और 2017-18 से 2021-22 तक 43% रखी जाए। तो 80 नंबर में आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर में कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 कि गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 81 जो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी ऑप्शन। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2007-08 में। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 और क्वेश्चन नंबर 82 में आपको बताना है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। तो नीचे दिए गए जो कूट है उनमें से आपको सही उत्तर को चुनना है 82 में। तो इसमें दिया गया है कि द स्टेट केमिकल वर्क्स। तो स्टेट केमिकल वर्क्स जो आपका डिडवाना में है। इसके बाद में द हाईटेक ग्लास फैक्ट्री जो आपके धौलपुर में है। इसके बाद में मेवाड़ शुगर मिल जो आपकी भोपाल सागर चित्तौड़ में है। मेवाड़ शुगर मिल जो आपकी भोपाल सागर चित्तौड़ में है और जेके सीमेंट जो आपकी निम्बाड़ा चित्तौड़ में है। तो इसमें जो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 में वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 में कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 83 और क्वेश्चन नंबर 83 में आपको बताना है राजस्थान जनाधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रभावी हुआ। राजस्थान जनाधार का प्राधिकरण जो है अधिनियम 2020 वाला वो कब प्रभावी हुआ था? तो आपका जो 83 है उसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 83 में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये 18 दिसंबर 2019 को जो है प्रभावी हुआ था। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 84 और क्वेश्चन नंबर 84 में आपको बताना है राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है। राजस्थान के वे कौन से जिले जो जिनमें सरसों जो है उत्पादक जिलों का सही क्रम कौन सा है आपको बताना है। तो 84 जो इसमें आपको बताना है। तो 84 में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अलवर और जयपुर। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 इसके बाद में तो क्वेश्चन नंबर 85 में आपको बताना है कि राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन के आधार कीमत पर वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र का योगदान कितना है। तो आपको 85 में जो आपको बताना है 85 में आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 85 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसका जो योगदान 28.85%। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 86 जो इसमें बताया गया है कि राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र और राज्य की जो सहभागिता है वो कितनी है। तो ये आपको बताना है। तो 86 जो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें स्टेट और जो सेंटर की जो भागीदारी है वो 50-50 है। आदि जो लागत है वो दोनों लगाएंगे इस योजना में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 87 और 87 में आपको बताना है कि किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी। तो कौन सा वर्ष जो है जिसमें राजस्थान की प्रथम जो है हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी। तो 87 में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022 में राजस्थान की जो प्रथम
हस्तशिल्प नीति जो है वो लागू की गई थी या जारी की गई थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में आपको बताना है कि इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है। तो 88 जो उसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 88 में सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें 17 जो पार्क है उनको दर्जा दिया गया है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 89। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना और जिला सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा जो है सिंचाई परियोजना और जिला जो है सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन पांचना करौली, दूसरा मानसी वाकल डूंगरपुर, तीसरा औराई चित्तौड़ और चौथा गुड़ा बूंदी। तो आपका जो 89 नंबर क्वेश्चन है उसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मानसी वाकल जो है वो डूंगरपुर में नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 90, और क्वेश्चन नंबर जो 90 उसमें आपको बताना है कि रीको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। राजस्थान में कौन कौन से जिले जो हैं उनमें रीको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं, आपको बताना है। तो 90 नंबर क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो रीको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए, एक आपका जोधपुर है, एक आपका कोटा है, एक आपका अलवर है और एक आपका श्रीगंगानगर है। तो आपके ये जो जिले हैं 4, इनमें एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। आपका जयपुर, कोटा, अलवर और श्रीगंगानगर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो 91 जो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा एमपी में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में आपको बताना है कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में जुलाई 2022 को 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। तो आपको बताना है 92, और इसमें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मुंबई। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में आपको बताना है कि वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है। तो 93 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैबॉन। डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, गैबॉन। क्वेश्चन नंबर 93 डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 94, और क्वेश्चन नंबर 94 में आपको बताना है राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। राजस्थान में जो छठा वित्त आयोग बनाया गया है उसके अध्यक्ष कौन है, यहाँ को बताना है। तो पहला ऑप्शन के गोयल, डॉक्टर ज्योति किरण, प्रद्युम्न सिंह और मणिक चंद सुराणा। तो 94 जो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपके हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 95, और क्वेश्चन नंबर 95 में आपको बताना है कि राजस्थान के बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की है। आपको बताना है 95 में आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50,000 जो है वो बिना ब्याज के मुफ्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 96, और 96 में आपको बताना है कि कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। तो 96 में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसमें जैविक उद्यानों के वन्य जीव को आमजन संस्था आदि को गोद देना। कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का जो उद्देश्य है वो जैविक उद्यानों के वन्य जीव को आमजन संस्था आदि को गोद देना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 97, और 97 में आपको बताना है कि प्लेनेट डी की यात्रा सूची द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया है। 2022 में इसमें राजस्थान का जो कौन सा शहर इसमें शामिल किया गया है। तो 97 में आपका जो करेक्ट आंसर होगा सी। राजस्थान में कौन सा हो जाएगा, सी, उदयपुर। तो इसमें उदयपुर को शामिल किया गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 98, और 98 में कि DRDO ने भारतीय नौसेना में सोनार प्रणाली के लिए परीक्षण मूल्यांकन सुविधा किस शहर में शुरू किया। तो ये आपको बताना है 98 में जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी। 98 में कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोच्चि। तो DRDO ने भारतीय नौसेना के लिए सोनार प्रणाली के लिए जो परीक्षण मूल्यांकन सुविधा जो है वो कोच्चि में जो है शुरू किया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 99,
राजस्थान की निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान की निम्नलिखित में से जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार योजना सम्मानित किया गया है। तो 99 में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गौरी माहेश्वरी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन गौरी माहेश्वरी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 100, और क्वेश्चन नंबर 100 में आपको बताना है कि मई 2022 में बंगाल खाड़ी से आए चक्रवाती तूफान का क्या नाम था? तो 100 में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 100 में कैसा है? सी, आसानी। उसका नाम क्या था? आसानी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 101, एक फाइल सिस्टम में वर्तमान निर्देशिका से पथ को परिभाषित करता है। एक फाइल सिस्टम में वर्तमान निर्देशिका से पथ को परिभाषित करता है। तो 101 में जो आपका करेक्ट आंसर होगा बी। 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलेटिव पाथ नेम, रिलेटिव पाथ नेम। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 102, और क्वेश्चन नंबर 102 में आपको बताना है कि सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह कहलाता है। सूचना संचार के जो सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो 102 में जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल कहलाता है ये। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा 102 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 103। 103 में आपको बताना है कि प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को तथा प्रिंट को गति को मापा जाता है। यानी प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है उसको किस में मापा जाता है, और जो प्रिंटर की गति होती है उसको किस में मापा जाता है, ये आपको बताना है। तो 103 जो इसमें करेक्ट आंसर होगा सी। प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है उसे DPI एंड डॉट्स पर इंच, और जो प्रिंटर की गति होती है उसे पेज पर मिनट के आधार पर मापा जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 103 में सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला ऑप्शन आपका अगला क्वेश्चन आपका 104, MS वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता है? जब MS वर्ड में आप काम करते हो तो कौन सा जो विकल्प है वो फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता, ये आपको बताना है। तो 104 में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हेडर एंड फुटर जो इसमें उपलब्ध नहीं होता है। तो इसमें 104 में सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 105 में आपको बताना है कि एक कंप्यूटर स्प्रेडशीट में क्या सही है यदि वर्तमान या सक्रिय सेल B4 है और आपने एंटर की दबाई है, तो क्या होगा आपको ये बताना है। तो 105 जो इसमें जो आप करेक्ट आंसर बी, 105 में बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सेल B5 में होंगे, तो ये आपका 105 में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका 106, और 106 में आपको बताना है कि इथाइलिन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। इथाइलिन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो 106 में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका उपयोग जो है प्रतिहिम के रूप में किया जाता है, एंटीफ्रिज के रूप में किया जाता है। तो इसमें 106 जो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 में आपको बताना है कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बिच्छू का जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो 107 जो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 107 में डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 108, और क्वेश्चन नंबर 108 में आपको बताना है 100 डिग्री सेल्सियस और प्राकृतिक दबाव पर 0.1 ग्राम पानी के नमूने को 100 डिग्री सेल्सियस भाप में बदलने के लिए 54 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यदि उत्पादित भाप का आयतन 167.1 cc है तो नमूने की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। तो 108 जो उसमें जो आपका करेक्ट आंसर सी, 108 में सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 109 इम्यूनो सप्रेसेंट प्रतिरोपित अंगों को प्राप्तकर्ताओं में अस्वीकृत होने से रोकता है। तो कौन सा जो है वो रोकता है आपको बताना है। तो 109 जो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा साइक्लोस्पोरिन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 110, युद्ध के लिए तैयार 5वीं पीढ़ी का एकमात्र लड़ाकू है। तो युद्ध के लिए 5वीं पीढ़ी का एकमात्र लड़ाकू कौन सा है आपको बताना है।
110 जो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है। तो 110 वाला जो क्वेश्चन है इसको बोर्ड द्वारा, कर्मचारी चयन बोर्ड डिलीट कर दिया गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 111, और 111 नंबर जो आप क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में बनने वाले लवण की पहचान कीजिए। तो इसमें आपको सीधा आंसर बता देता हूं मैं। इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा बोर्ड द्वारा, इसमें डी ऑप्शन माना गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 में आपको बताना है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए व दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपको सही उत्तर चुनना है 112 में, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें मैं सीधा आपको आंसर बता दूँ 112 में जो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट जो इसमें डी है प्राकृतिक जो बहुलक है वो आपका हो जाएगा पीवीसी, सॉरी। तो 112 में जो बी ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है उसमें आपका डी हो जाएगा प्राकृतिक बहुलक स्टार्च सेल्यूलोज। सेकंड जो है आपको उसमें ए हो जाएगा आपका जो ताप दृढ़ बहुलक है वो बैकेलाइट। इसके बाद में आपका जो 3 है उसमें बी ऑप्शन हो जाएगा ताप दृढ़ बहुलक जो है अमीनो अम्ल का बहुलक। और इसके बाद में जो बचा हुआ है प्रोटीन होता है तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसको आप मिला लीजिए, थोड़ी जगह कम पड़ जाती है मोबाइल में तो इसलिए वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन है, बाकी आप देख लेना थोड़ा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 113, और 113 नंबर में आप बता रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयुक्त होने वाला सामान्य जीवाणु है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला सामान्य जीवाणु कौन सा है? तो 113 नंबर जो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन में इसमें ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इकोलाई, इकोलाई। तो 113 में आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 114 नंबर, और इसमें आपको बताना है ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो 114 नंबर में जो करेक्ट आंसर है डी। कौन सा कथन सत्य है? डी सत्य कि ओजोन का निम्न स्तर वायुमंडलीय प्रदूषक है। ओजोन जो है निम्न स्तरीय वायुमंडलीय प्रदूषक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 115 नंबर की पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है हमको बताना है। तो 115 नंबर में आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 115 नंबर में सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका, तो यहाँ से जो मैथ शुरू हो जाती है, और मैथ का कैलकुलेशन करना जो है मोबाइल में आसान नहीं है। तो आप जो है इसको जो है क्वेश्चन देख ले, इसके बाद में आप अपने जोखिम पे इनको हल करें। हम जो जीके जीएस वाले क्वेश्चन बता देते हैं। ये रीजनिंग शुरू हो गई यहाँ से। इसके बाद में जो है आपकी हिंदी स्टार्ट होती है यहाँ से 131 नंबर से, और 131 में पूछा गया कि संधि विषयक संगत विकल्प का चयन करना है, यानी कौन सी संधि जो का विकल्प जो है सही है आपको बताना है इसमें। तो इसमें जो 131 जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है इसमें दिया गया है वो है डी, मातृ प्लस उपदेश मातृपदेश। तो संधि विषयक संगत विकल्प का चयन करना था, तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 जो है उसमें आपको बताना है असंगत विकल्प चुनना है। इसमें जो असंगत विकल्प है उसको चुनना है। तो 132 में जो असंगत है वो सी ऑप्शन आपका असंगत है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें असंगत है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 133, और क्वेश्चन नंबर 133 में आपको बताना है कि जिसका पालन दूसरे ने किया हो उन वाक्यांश के लिए निम्न में से एक शब्द उचित होगा। जिसका पालन दूसरे ने किया हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। ये वन वर्ड जो होते हैं वो दिया गया है यहाँ पे। तो जिसका पालन दूसरे ने किया है उसको कहा जाता है परभृत। तो इसमें ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका 134 नंबर। 134 में आपको बताना है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य आपको चयन करना है 134 में। मेरा स्वास्थ्य ठीक है, इस समय मेरी आयु 40 वर्ष है, चूनर ओढ़ कर आओ, और अंतिम जो है पुस्तक में चिन्ह मत लगाओ। तो 134 जो है इसमें आपका, तो ये जो है क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा डिलीट किया गया था, ये भी क्वेश्चन भी 134 नंबर भी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 135। 135 में आपको बताना है कि कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन सा जो शब्द है वो कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन आपका तीव्र वेग, दूसरा शुभावसर, सदाचार, और एक है आत्ममग्न। तो 135 में जो आपका डी ऑप्शन जो है इसका उदाहरण नहीं है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 136 नंबर।
136 में आपको बताना है कि किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यहाँ आपको बताना है। तो 136 में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी, अवतरण चिन्ह। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका 137 कि गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो 137 जो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। गूलर के फूल होने का जो अर्थ होता है वो होता है नहीं दिखाई पड़ना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 138 में आपको बताना है असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत विकल्प का चयन करना है आपको इसमें कि वह बार बार चीखता है। कालवाचक क्रिया विशेषण राम ऊपर कमरे में है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण रमा तेजी से दौड़ रही है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण और वह आया और मैं गया। तो 138 जो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी, ये आपका असंगत है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 139 कि शब्द युग्मों का शुद्ध शब्दों का युग्म है। इसमें शुद्ध शब्दों का युग्म है कौन सा आपको बताना है। तो 139 में जो आपका करेक्ट आंसर है वह ए, 139 में ए करेक्ट आंसर है, मिष्टान और मैथिली शरण। इसके बाद में अंतिम क्वेश्चन आपका 140 नंबर कि किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है। किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, आपको ये बताना है कि मैं आप ही चला जाऊंगा। श्याम अपना खाना खुद बना लेता है। मैं यह कार्य अपने आप कर लूँगा। और अंतिम जो आपका आप कहोगे तो ही बैठूंगा। तो 140 जो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो इसमें सही प्रयोग नहीं हुआ, इसका प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसी के साथ हमारा जो ये अंतिम पेपर था आज का वो कंप्लीट होता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और शारदा एजुकेशन में जो स्नातक लेवल के पिछले वर्ष 4 पेपर हुए थे, उन चारों पेपर को हमने जो शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, उसके लिए अलग से जो एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। तो आप जो है वहाँ पे जाकर उनको देख सकते हो चारों पेपर्स को। धन्यवाद।